नमस्कार बच्चों, हमने रिवीजन के तहत सेनापति पाठ का कल प्रारंभ कर दिया था, पढ़ना शुरू कर दिया था। सेनापति का परिचय हम पढ़ चुके हैं, कवि परिचय। आज हम सबसे पहले पाठ परिचय पढ़ेंगे और फिर इनके 4 पद हैं आपके। कितने? 4। 1 2 3 4, फिर 4 पद पढ़ेंगे। आज सबसे पहले पाठ परिचय देख रहे हैं। यहाँ प्रस्तुत कविता सेनापति के ऋतु वर्णन का। कौन से वर्णन का? ऋतु वर्णन का। ऋतुएं आप लोग जानते ही हैं, सर्दी, गर्मी, वर्षा, हेमंत, बसंत, शिशिर। 6 ऋतुएं होती हैं हमारे यहाँ। प्रमुख 3 होती हैं, सर्दी, गर्मी, वर्षा, हेमंत, बसंत, शिशिर। ये 6 ऋतुएं हैं। उनके बारे में आपने पढ़ा होगा। तो ये ऋतु वर्णन का प्रौढ़ और प्रांजल नमूना है, बिल्कुल शुद्ध ऋतु वर्णन है। इनमें पूरी निपुणता से ऋतु के उपादान, यहाँ पर पूरी निपुणता, बिल्कुल कुशलता, पूर्ण कुशलता से ऋतु के जो ऋतुएं होती है उनके उपादानों का, उदाहरणों का और लक्षणों का उपयोग कवि ने किया है। बसंत का वैभव पूरी छटा के साथ पंक्तियों में पिरोया गया है। बसंत ऋतु का के पूरे वैभव का वर्णन किया है कवि ने। पहले ही पद में, पहले ही कवित्व में बसंत का वर्णन है। कवि ने ऋतु वसंत का सूक्ष्मतापूर्वक मानवीकरण किया है। मानवीकरण, जहाँ प्रकृति को मानव के समान बना दिया जाता है या प्रकृति को मानव की तरह आरोपित किया जाता है, वहाँ मानवीकरण अलंकार होता है। मानवीकरण एक अलंकार है। तो इस ऋतु वर्णन में विशेष में आप लिखेंगे मानवीकरण अलंकार, क्योंकि प्रकृति का मानवीकरण किया गया है। पूरा परिदृश्य राजा के आगमन काल की वस्तुओं एवं भावनाओं से बुना गया है। जैसे पहले राजा आता था, और जब राजा आता था, पहले जब राजा आता था तो राजा के साथ लाव, लश्कर, तामझाम, सजावट, सुंदरता सब होती थी, हाथी, घोड़े, पालकी। तो इस तरह से वसंत का भी जो वर्णन किया गया है, वो वसंत को एक राजा मानकर उसका वर्णन किया गया है। राजा का जैसे स्वागत सत्कार किया जाता था, वैसे ही वसंत के आगमन के समय सारे दृश्य, सारे उपमान वैसे ही हो जाते हैं। रंगीन उपवन सुगंधमय है। जैसे राजा आता था तो सुगंधित फूल वगैरह लगाए जाते थे। तो जो बगीचा है वो रंगीन है, अनेक रंगों वाला है और सुगंधित है। कोकिल चारण की भूमिका में पदगान कर रहा है। जैसे राजा आता था, पहले राजा आता था तो चारण भाट उसके प्रशंसा में बिरदावली गाते थे, यशोगान करते थे। वैसे ही कोयल है, वसंत ऋतु में जब कोयल बोलती है तो ऐसा लगता है कि जो राजा वसंत है उसके सम्मान में कोयल उसकी प्रशंसा में गीत गा रही है। शोभा के सुखमय उपकरण सेना की कवायद। शोभा के सुख के उपकरण बताए जा रहे हैं, सुंदरता को बढ़ाने वाले साधन बताए गए हैं। इसमें सेना की कवायद की छवि उत्पन्न कर रहा है। ऐसा लग रहा है कि जैसे सेना आगे बढ़ रही हो, सेना प्रस्थान कर रही हो, ये चीज़ें आ रही हैं। क्योंकि राजा एकाकी गमन नहीं करता। बच्चों ध्यान रखना हमेशा, राजा जो होता है, राजा कभी भी अकेला गमन नहीं करता है। कभी भी राजा आगे नहीं जाता है अकेला। उसके साथ लोग होते हैं, सैनिक होते हैं, पदाधिकारी होते हैं। इसी तरह भीषण ग्रीष्म के बाद, ये पहला हो गया आपके। दूसरा है, इसी तरह भीषण ग्रीष्म के बाद झुकझुकी हुई प्रकृति पर, भयंकर गर्मी के बाद, भीषण गर्मी के बाद, तेज गर्मी के बाद झुलझी हुई प्रकृति झुलस जाती है, जल जाती है। जब वर्षा की बूंदें पड़ती हैं तो एक अलग ही मिट्टी की खुशबू आती है। जब वर्षा की बूंदें जब झुलझी हुई धरती पर, जलती हुई धरती पर पड़ती हैं तो धरती नयनाभिराम एवं सुखमय हो जाती है। धरती आंखों को बहुत सुंदर लगती है, नयनाभिराम, नयनों को अभिराम लगती है, सुंदर लगती है और सुख देने वाली हो जाती है धरती। मानसून का आगमन इस कृषि प्रधान देश के लिए एक उत्सव की तरह होता है। भाई भारत हमारा जो देश है ये कृषि प्रधान है, यहाँ पर कृषि महत्वपूर्ण है, कृषि सब कुछ है। तो कृषि प्रधान देश भारत के लिए मानसून एक उत्सव की तरह होता है, एक समारोह की तरह होता है कि जैसे कोई ब्याह शादी होती है, खुशी होती है, वैसे मानसून आने पर देश के सभी लोग प्रसन्न हो जाते हैं, विशेष रूप से किसान।
क्योंकि कृषि प्रधान देश है, कृषि मानसून पर निर्भर करती है। कवि ने डूबकर बरसात के ऋतु चक्र को आंखों के आगे साकार किया है। कवि ने डूबकर बरसात का जो समय है उसका वर्णन आंखों के सामने ऐसा वर्णन किया कि मानो बारिश का ही रूप साकार हो उठा। शीत ऋतु की आक्रामकता को सेनापति के आचरण में, शीत ऋतु आई साहब, ऋतु सारी ऋतुएं हैं, शीत ऋतु की आक्रामकता को सेनापति के आचरण में कवि ने वर्णित किया है। कवि ने सेनापति के रूप में शीत ऋतु का वर्णन किया है। इस हमले ने पूरी प्रकृति को पराजित कर दिया है। शीत ऋतु सेना की तरह है, और जब शीत ऋतु रूपी सेना आई तो पूरी प्रकृति पराजित हो गई, हार गई सर्दी से। बर्फीली हवा की चुभन तीर के समान घातक है। बर्फीली जो ठंडी हवा है वो लगती है, बर्फीली हवा की चुभन तीरों की तरह लगती है, यानी बहुत तीखी, बहुत पैनी हवा लगती है। सूरज का तेवर निस्तेज पड़ गया है। सूरज भी है, जो सूरज है उसका तेवर निस्तेज हो गया है। जो गर्मी में सूर्य तपता है प्रचंड रूप से, वो सूर्य भी, उसका तेज भी निस्तेज हो गया है। उसकी भी धूप नहीं लगती, इतनी गर्मी नहीं होती, क्योंकि सर्दी में तो सूरज यदि तेज तपे तो अच्छा ही है, लेकिन बिल्कुल निस्तेज हो जाता है, तेज रहित हो जाता है। अलाव की आग को घेर कर जन समुदाय ठिठुर रहे। अलाव जलाते हैं लोग, अलाव जलाकर उसके चारों तरफ लोग बैठ जाते हैं। तो अलाव की आग को घेर कर जन समुदाय ठिठुर रहे हैं, लोग कांप रहे हैं। देश समाज पर, देसी लोगों पर, स्थानीय लोगों पर ऋतुओं के प्रभाव का एक जीवंत वर्णन सेनापति को कालजयी कविता बनाता है। यानी साधारण लोगों पर, किसानों पर जो ऋतुओं का प्रभाव पड़ता है, उस ऋतुओं के प्रभाव का इतना जीवंत, इतना सजीव, इतना सार्थक वर्णन सेनापति को कालजयी कवि बनाता है। समय को जीतने वाला कवि, कितने वर्ष पहले वो ये थे, लेकिन आज भी ऐसा लग रहा है कि जैसे अभी अभी लिखा हो, ताज़ा ताज़ा लिखा हो। पहला पद ध्यान रखना, पहले पद में बसंत ऋतु का वर्णन है। पहले पद में बसंत ऋतु का वर्णन है बच्चों, और बसंत ऋतु को राजा की तरह बताकर, बसंत को किसकी तरह बताया जा रहा है? बसंत को राजा की तरह बताकर उसके ऋतुराज नाम को सार्थक किया जा रहा है। बसंत को क्या कहते हैं? ऋतुराज, ऋतुओं का राजा, ऋतुराज, ऋतुओं का राजा। तो बसंत का जो नाम है ऋतुराज, इस नाम को सार्थक किया जा रहा है इस पद में, पहले पद में। और इसमें प्रकृति के विविध दृश्यों का दृश्यांकन किया जा रहा है। देखिए, बरन बरन तरु फूले, बरन बरन, वर्ण वर्ण के, रंग रंग के, तरुए पेड़, फूले खिले हुए, अनेक रंगों के पेड़ खिले हैं। उपवन वन, उपवन और वन, वन शब्द है मूल, और इसके उपसर्ग लग गया और शब्द बन गया उपवन। वन बड़ा होता है और उपवन छोटा होता है। किससे? वन से। वन बड़ा होता है, उपवन छोटा होता है। वन उपवन, प्रत्येक वन और उपवन, उपवन का मतलब बगीचे से लिया जाता है, गार्डन, बगीचा। प्रत्येक वन में और उपवन में, बगीचों में अनेक प्रकार के वृक्ष, अनेक प्रकार के पत्तों से और पुष्पों से पल्लवित हैं, लदे हुए हैं। तो उनको देखकर ऐसा लगता है सोई चतुरंग संग दल लहियतु है। चतुरंग दल, चतुरंग, चतुरंगिनी सेना होती थी। चतुरंगिनी नैकाण्या भी हो जाता है। चतुरंग दल, चतुरंगिनी सेना होती थी। चतुरंगिनी सेना में क्या होता था बच्चों? देखो, हाथी, घोड़े, रथ और पदाति। पदाति का मतलब
पैदल सैनिक, हाथी का मतलब जानते हो, घोड़े का मतलब जानते हो, रथ का मतलब जानते हो। हाथी पर सवार जो सैनिक होते थे वो, घोड़े पर सवार जो सैनिक होते थे वो, रथ पर जो सैनिक होते थे योद्धा होते थे वो, और ये पैदल सैनिक होते थे, इनको पदातिक बोलते हैं। अब बच्चों इनकी भी एक संख्या होती थी। किसी भी सेना में हाथी कितने होते थे? 21,870 हाथी होते थे, और रथ ये भी 21,870 ही होते थे। चतुरंगिणी सेना किसे कहते हैं वो बता रहा हूं। किसी भी सेना में 21,800 हाथी और 21,870 रथ ही होते थे, रथ होते थे। घोड़े 65,610 घोड़े होते थे, घुड़सवार होते थे। और पैदल सैनिक 1,09,350 1,09,350 ये कौन होते थे? पैदल सैनिक। इस प्रकार की जो सेना होती थी, इतने सैनिकों के साथ इतने हाथी, इतने घोड़े, इतने रथ होते थे, वो चतुरंगिणी सेना कहलाती थी। समझ में आ गई होगी बात? अपनी कॉपी में नोट कर लेना ये चीज, हो सकता है बोर्ड एग्जाम में क्वेश्चन बन जाए। चतुरंगिणी सेना से क्या अभिप्राय है? जिस सेना के 4 अंग होते हैं, सबसे हाथी, घोड़े, रथ, पदातिक, पैदल सैनिक। हाथियों की संख्या कितनी होनी चाहिए? 21,870। घोड़े कितने होने चाहिए? 65,610। रथ कितने होने चाहिए? 21,870। और पदातिक, पैदल सैनिक कितने होने चाहिए? 1,09,350। सोई चतुरंग संग दल लहियतु है, वो मानो चतुरंगणी सेना के साथ लहियतु यानी शोभायमान हो रहा है। बंदी जिमी बोलत, बंदी जो चारण भाट होते थे, राजाओं के सम्मान में बिरदावली गाते थे, उनके प्रशंसा में यशोगान करते थे। तो बंदी जिमी बोलत वीर, बिरद वीर कोकिल है, बिरद वीर कोकिल, कोकिल कोयल जब बोल रही है बसंत ऋतु में तो कोयल बोलती है, तो कोयल बोल रही है, कैसे बोल रही है? बंदी जिमी, बंदियों की जैसे, चारणों की तरह कोयल बोल रही है, कोयल गा रही है। बिरद यानी यश को, बसंत के यश को। कोयल जब बोल रही है तो ऐसा लग रहा है कि राजा बसंत के यश का गान कर रही है वो। जैसे पहले राजा का गान चारण और भाट करते थे, लेकिन अब बसंत ऋतु का वर्णन है तो बसंत ऋतु में कोयल बोल रही है। तो बसंत ऋतु में बोलती हुई कोयल ऐसी प्रतीत हो रही है, ऐसा लग रहा है कि जैसे राजा बसंत का यशोगान कर रही है, राजा बसंत का गुणगान कर रही है, वर्णन कर रही है। समझ में आ गई लाइन? गुंजत मधु गुण गान गुण गैया तो है, गुंजत मधु, भुमरे, मधु भुमरे गुंजार कर रहे हैं बोलते हुए, गान गुण गैया तो है यानी गुणगान कर रहे हैं, गैया तो यानी गुणों को ग्रहण करके वो भी गान कर रहे हैं। भाई भंवरे हैं जो भी गुनगुन कर रहे हैं, तो मानो वो भी राजा के गुणों को ग्रहण करके वो भी गीत गा रहे हैं, राजा की प्रशंसा कर रहे हैं। आवे आसपास कोपन की सुबास हो, और आवे आ रही है, आवे आ रही है आसपास, चारों तरफ, आसपास चारों तरफ कोपन की सुबास, चारों तरफ पुष्पों की सुगंध आ रही है। तो ऐसा लगता है कि जैसे राजा के आने के सम्मान में, राजा के आने पर उसके सम्मान में चारों तरफ सुगंधित पदार्थ बिखेरे गए हो, ऐसे फूलों की सुगंध आ रही है। सोने के सुगंध माज सने रही तो है, ऐसा लग रहा है सोने के सुगंध कि जैसे सोने के मध्य सुगंध की बात सार्थक हो रही है। शोभा को समाज, आज चारों तरफ शोभा का साम्राज्य है, शोभा का समाज है, चारों तरफ सुंदरता ही सुंदरता है। सेनापति सुख साज, आज सेनापति कह रहे चारों तरफ शोभा का समाज है, चारों तरफ बहुत 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 सुंदरता है। ऐसा लग रहा है कि राजा, ऋतुओं का राजा बसंत आ रहा है, उसके आगमन की खुशी में बहुत सजाया गया है उस स्थान को। आवत बसंत ऋतुराज कहिए तो कभी कह रहे हैं ऋतुराज बसंत आ रहा है, इसलिए सब ये राजा बसंत के आगमन के स्वागत में ये सब तैयारी हो रही है। ठीक है बच्चों, आज पहला हो गए।
संभवतः कल 2 या 3 हो गए जब तो पूरा चैप्टर हो जाएगा, नहीं तो बढ़िया तरीके से आपके हो ही जाएंगे। ठीक है, धन्यवाद।